बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कोयटा में हैं और कोयटा में बाप पार्टी उनके साथ मिल चुकी है। JUIF भी उनके साथ देने के लिए तैयार है और MQM भी उनका साथ दे चुके हैं। लेकिन पीपल पार्टी क्यों नाराज़ है? क्या पीपल पार्टी को कोई ऐसा खौफ है जो पहले कहती थी कि बाप पार्टी अगर नून लीग के साथ है तो गलत है, अगर पीपल पार्टी के साथ हो तो फिर ठीक है? मामला ये है कि 172 का नंबर जो है वो कैसे पूरा होगा? क्या ये छोटी सियासी जमातें जो हैं, जो जिसे किंग्स पार्टी भी कहा जाता है, क्या ये नून लीग के लिए 172 का फिगर पूरा कर पाएंगी? और क्या पीपल्स पार्टी का बयानिया कामयाब हो पाएगा या सिर्फ तनकीद पर ही काम चलेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सिंध में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब का रुख नहीं किया, उन्होंने KP का रुख नहीं किया। और अब ये पता चला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो KP का दौरा करने जा रहे हैं। मामला ये है कि मैदान सबके लिए खुला है। मामला ये है कि बयानिया जो लेके अवाम के पास जाया जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होगा और अवाम किस हद तक इस बयानिया को कबूल करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस बयानी पर बात करने के लिए सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा है और मंशूर कमेटी के वो हेड भी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। और फिर हमारे साथ पीपल पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा सैयद नवीद कमर, जो साबिक वफाकी वजीर भी हैं और PDM का हिस्सा भी थे, उनसे बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आखिर इतने नाराज़ क्यों हैं। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब कोयटा में मौजूद हैं और कोयटा में इलेक्टेबल्स उनके साथ मिलने जा रहे हैं, बाप पार्टी उनके साथ मिलने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कल बाप पार्टी नून लीग के लिए गलत थी, आज सही होगी। तो क्या सर ये नंबर पूरा हो जाएगा सारा सियासी इत्तेहाद बन के? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस प्रोग्राम पे जो आपने आगाज़ जिसका किया है। गुजारिश ये है कि जो इंतखाबात के मौसम होते हैं उनमें हर जमात की कोशिश होती है, काविश होती है, तगोदो होती है कि वो मैक्सिमम सीटें लेके जाए। पहला हदफ ये होता है कि उसे इतनी सादा अक्सरियत हासिल हो जाए कि वो हुकूमत बना ले। ठीक। दूसरा हदफ ये होता है कि इतनी अक्सरियत हासिल हो जाए कि कोई उसको ब्लैकमेल भी ना कर सके। फिर ये होता है कि चले मैं 2/3 को पहुंच जाऊं ताकि अगर आइन के अंदर हमने कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो भी हम कर सके। हर जमात की काविश होती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तारीख़ी तौर पे दो बड़ी जमातें हैं और हरीफ जमातें हैं बुनियादी तौर पे। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि हिस्ट्री में हरीफ जमातें होने के बावजूद इनमें कोऑपरेशन भी रही है। जमहूरी अहदाफ के लिए, जमहूरी मकासद के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए हमने मिसाक जमहूरियत भी किया मोहतरमा शहीद से मिल के। उसके बाद हमने 13वीं तरमीम की, जिसके तहत 8वीं तरमीम को ज़ियाउल हक साहब वाली जो थी 58(2)B वाली, उसको खारिज किया। फिर 14वीं तरमीम की, फिर 18वीं तरमीम की, मुशर्रफ की तरमीम को ख़त्म करने के लिए हम 2008 में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी रहे, हुकूमत में भी गए और अभी PDM में भी हम एक दूसरे के साथ थे। तो बिल्कुल एक पुख्ता कार और मंजी हुई सियासी जमातों की तरह हमारा रोल रहा है। आज जिस चीज़ की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब कोई इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, तो ये कहना जी कि कल फ़लाँ जमात के बारे में आपका क्या ख्याल था और आज आपका क्या ख्याल है, ये सियासत में मेरा ख्याल है ये कोई दलील चलती नहीं है। ठीक है। बहुत सी पार्टी, मसलन काफ लीग है, काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया, बड़े अहम ओहदे भी दिए उन्हें। और काफ लीग के बारे में आपको मालूम है कि किसी ज़माने में वो कातिल लीग कहते थे उसको। ठीक। जब मोहतरमा कत्ल हुई, शहीद हुई, और परवेज़ इलाही साहब का नाम भी था उस FIR के अंदर भी, एक तरह से जो वो कटवा गई थी, और बाद में भी केस चलता रहा। तो सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ आखिर होती नहीं है। ठीक। बुनियादी बात यह है कि आपके उसूलों पे, आपके नज़रियात के ऊपर, आपके मिशन के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक। उसके बाद आपका दामन खुला है, किसी से मिलें, किसी से ना मिलें। दूसरी जमातों को भी हक़ है, छोटी जमातों को भी हक़ है कि वो मुस्तक़बिल के लिए देखें कि हम किसके साथ जाएंगे तो हमारे लिए सफ़र हमवार होगा या हमारे लिए इक़्तिदार का रास्ता खुलेगा। इक़्तिदार का खेल होता है ना बुनियादी तौर पर, पावर स्ट्रगल होती है, तो उसमें किसी को ताना देने की ज़रूरत नहीं है। आज जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहेगा तो हो। तो सर, पीपल्स पार्टी क्यों परेशान क्यों है इतनी? उन खौफ है या जो नवाज शरीफ साहब जो है रब्ते कर रहे हैं उनसे कोई खौफ ज़्यादा है?
देखिए, पीपल्स पार्टी एक चीज़ जो कर रही है, जो उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रही है, वो एक तासुर क्रिएट कर रही है कि जी हम हार गए हैं और पीएमएलएन की हुकूमत बनने जा रही है। ओके। कभी वो लाडला कह के कहते हैं, कभी वो बादशाह कह के कहते हैं, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम लेते हैं। ये वो दलाइल होते हैं जावेद साहब, जब आप हार जाते हैं ना तो कहते हैं जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, धांधली हो गई, हमारे बंदे नहीं वहाँ उन्होंने आने दे, पोलिंग स्टेशन पे ये हो गया। लेकिन जब पहले से आप शुरू कर देते हैं ना तो फिर ये मैसेज जाता है कि आपको अपनी शिकस्त का अंदाजा नजर आ रही है। जैसे आप नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं और उसको अभी से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ठीक, ताकि हम कल क्या दलील देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को खुले दिल के साथ जो अफराद भी, चाहे वो जनूबी पंजाब से हों, बलूचिस्तान से हों, केपी से हों, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, कहीं से भी हों, उनसे मिलना चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने कभी गिरफ्त भी नहीं की है। तो इसलिए ये कहना जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ लाहौर बैठे हैं और पंजाब पे तवज्जो दें, मेरा ख्याल है हर जमात जानती है कि उसे क्या करना चाहिए, और दूसरी जमात का काम नहीं होता है कि उसको मशवरे दे। हम बिल्कुल मशवरे नहीं देते कि जी वो पंजाब में। लेकिन सर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब अभी तक पब्लिक में नहीं गए। 21 अक्टूबर के बाद जो है वो उनकी कोई अपीयरेंस नज़र नहीं आई। सिर्फ वो मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक के पास नहीं जा रहे। पब्लिक के पास उनका एक आते ही एक बड़ा जलसा हुआ, उसके बाद उनकी कुछ तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रही, लेकिन पब्लिक जलसों का भी प्रोग्राम बना नहीं है। अभी देखें ना कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, 8 जनवरी है, फिर 8 दिसंबर है, अभी हम नवंबर से गुजर रहे हैं। 3 महीने जलसों का तसलसल चल नहीं सकता। ठीक है। आपको अभी उन्होंने दरख्वास्तें मांगी हुई हैं अपने उम्मीदवारों से, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली से, उनको जांचना है हल्का वाइज। तो ये लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, जो कमरों के अंदर बैठ के होना है। वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अवाम से जहाँ तक राब्ते का ताल्लुक है, मुलाकातें हो रही हैं लोगों की। आप देखते हैं कि शहबाज साहब रोज़ ही तकरीबन 8-10 अफराद से मुलाकातें करते हैं। नवाज शरीफ साहब अभी बलूचिस्तान गए हैं, उनका सिंध जाने का भी इरादा है, बाकी सूबों में भी जाएंगे। ठीक। तो पब्लिक जलसे जब शुरू होंगे तो फिर वो पब्लिक बराह रास्त राब्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सर एक सर्वे भी आपने करवाया, सर्वे भी तो आपका हुआ है, एक इसहाक डार साहब की कमेटी ने एक सर्वे करवाया था, तो उस पर जो रिजल्ट आए वो भी कोई खातर खा इतने कोई मुझे किसी सर्वे का इल्म नहीं है कि वो एक सर्वे हुआ है कि 90 सीटें जो हैं पंजाब से मिल जाएंगी आपको, लेकिन उस पर भी जो है वो बात हुई। आपके इल्म में नहीं है शायद? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सर्वे होते रहते हैं। कोई एक सर्वे नहीं होता है। सर्वे इज्तमाही तौर पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी होते हैं, सूबाई सतह पे भी होते हैं, और हर 10-15 दिन बाद हर जमात अपने आप को असेस करती रहती है। ठीक है। कुछ इदारे हैं पोलिंग इस वाले पोल वाले जो खुद पोल करते रहते हैं और उनके नताज आते रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, फ्लक्चुएट करती रहती है। सही है, सही है। सर मुझे बताइएगा कि आप मंशूर कमेटी को हेड कर रहे हैं, और पहले भी मैनिफेस्टो था नून लीग का, एक मंशूर था जिस पे इलेक्शन लड़ा और फिर उस पर अमल भी हुआ सारा कुछ। तो अब क्या ज़रूरत पेश आई कि एक मंशूर कमेटी कायम की जाए, उससे में कोई तब्दीलियाँ की जाएँ या कुछ नया एड ऑन किया जाए? देखें, हर इलेक्शन के लिए हर जमात अपना एक मंशूर लेके आती है, नया मंशूर लेके आती है, क्योंकि 5 साल का अरसा जो होता है वो खासा तवील अरसा होता है, गुजर चुका होता है। हमारा तो 5 साल का नहीं है। आप यूँ समझे कि 2017 में मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, 2018 के इलेक्शन से हमें बाहर कर दिया गया, अब हम 2023 में हैं, तो ये बीच का गैप आ गया। ठीक है। ज़रूरतें बदल गई हैं। हमारे दौर में ये मसला नहीं था 2018 या 17 के अंदर कि आदमी ये फ़ैसला करे कि मैंने बिजली का बिल देना है या बच्चों की फ़ीसें देनी हैं या माँ बाप की दवाएं लेनी है। आज ये मसला हो चुका है। ठीक है। हमारे यहाँ उस वक्त ये मसला नहीं था कि महंगाई 35% पे चली जाए और लोगों के लिए रोटी मुश्किल हो जाए। हमारे दौर में महंगाई 3% पे और रोटी 4 रुपये की मिल रही थी। सो बड़े डायनेमिक्स बदल गए हैं। मामला पीडीएम गवर्नमेंट भी आपके समय है? नहीं, पीडीएम गवर्नमेंट तो आप खुद कह रहे हैं ना, पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना। पीडीएम 15 जमातों के इत्तेहाद का नाम। सर पीएम आपके थे? मेरी गुजारिश सुन लेना। पीएम का होना और पीडीएम 2 अलग चीज़ें हैं। पीएम उसको हेड कर रहे थे, उसके अंदर 15 जमातें थी। ठीक। 15 जमातों का अपना अपना एजेंट, 15 जमातों के वज़रा बैठे हुए थे। आज जो ये कहते हैं ना जी कि हमने महंगाई कर दी, इनसे पूछें कि आप 15 महीने क्यों नहीं बोले, 16 महीने क्यों नहीं बोले। 16 महीने तो आपने तनख्वाहें भी ली, सैर व सियाहत भी की, दुनिया में घूमे फिरे भी, पाकिस्तान का एक्सचेकर पता नहीं कितना खर्च हुआ या नहीं हुआ।
मामला ये है कि ये 16 महीने भी हमें मिले हैं खान साहब के 4 सालों के बाद, और जब ये 4 साल बीच में आते हैं, खलीज आती है ना, तबाही और बर्बादी का एक रेला आता है ना, ठीक है, तो ये वो पाकिस्तान नहीं था जो 2018 में हम छोड़ के गए थे। ये लेकिन सर वीडियो रिस्पेक्ट में आपको कथा करूँगी माफ़, ये बताइएगा कि आप पीडीएम में 15 जमातें आपके साथ थी, अब फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, तो फिर अगर कोई ऐसा ही पीडीएम जैसा कोई जो है वो सेटअप आता है, तो नवाज शरीफ साहब फिर आप कहते हैं हम सुनेंगे कि सिर्फ पीएम हमारा था, बाकी तो सियासी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दूं कि जिस वक्त पीडीएम बनी है या पीडीएम ने हुकूमत ली है, मुल्क के आगे सबसे जो बड़ा मसला खड़ा था वो थे आप डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे। खान साहब डिफ़ॉल्टर के दहाने पे आपको छोड़ के गए थे और आप खाई में गिरने वाले थे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस पर क्या क्या क़यामतें आती हैं और अवाम पे कितनी मुश्किलात आती हैं। हमने अगर उस डिफ़ॉल्ट से बचाया है ना, और कुछ भी नहीं किया, महंगाई है या बेरोज़गारी है या बिजली है, ये तो एक तसलसल है ना। जब आप ऊपर से लुढ़कते हैं तो फिर लुढ़कते चले जाते हैं ना, यूँ नहीं होता है कि आप अचानक उठाएं। वो तो खान साहब जहाँ छोड़ गए थे हम नहीं रोक सके उसको, वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन जो चीज़ हमने की और जो हमारा क्रेडिट है, और उसमें शहबाज साहब को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ज़ाती कोशिश से IMF के साथ मामला तय किए। आप देखें ना जावेद साहब, ये वो IMF है जिसको नवाज शरीफ कहा गया था बाय बाय, खुदा हाफिज, और IMF ने ये कहा था कि आइंदा इस मुल्क को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये मामला चला गया तो जब 16 महीने आए हैं तो हम तो IMF के लिए तरस गए थे ना। खान साहब तो यहाँ छोड़ गए थे ना हमें। लेकिन सर एक और तासुब तो है ना, पहले लाडला किसी और के लिए खिताब था, कोई लाडला था पहले भी, और अब लाडला जो है नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि लाडला जो है वो खिताब दी जा रहा है, तो इस तासर को कैसे जाहिर करेंगे? देखें ना, आप अपने अंदर की किसी कमज़ोरी को या आने वाले दौर की किसी नाकामी को जहन में रखते हुए कोई नफसियाती गिरा पड़ गई है आपको और आप दूसरे को लाडला कहना शुरू कर दिया है। हमें बताए ना हमारे साथ क्या लाड हुआ है? हमारे साथ कोई लाड नहीं हुआ। आप एक बंदे को नाजायज़ तौर पर घेरते हैं, ठीक है, जजों को साथ मिलाते हैं, JIT बनाते हैं, दुनिया भर खंगालते हैं, तिजोरियाँ बैंकों की जाके देखते हैं कि क्या है, कुछ नहीं मिलता आपको। चाहिए यानी बायसे शर्म है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ले रही, घर भेज दो। इसी जुर्म की सज़ा मिली है ना। ऐसा ही है। आज अगर उस जुर्म की तलाफी होती है या इजाला होता है तो ये लाड है, ये प्यार है हमसे, या हमारा इस्तेकाक है? हम इस मुल्क के शहरी हैं ना। लाड तो ये होना चाहिए कि हम जिन जिन का नाम लेते रहे हैं या ले सकते हैं, अब भी ले सकते हैं, वो कटहरे में होते, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान को ख़राब किया, जिन्होंने नवाज शरीफ को एक गलत मुकदमे में उलझाया, वो सब अगर कटारों में खड़े होते और नवाज शरीफ उनको देख रहा होता तो फिर तो लाड हो रहा है हमारे साथ। हम तो अब भी तारीखें भुगत रहे हैं। हमारी तो गुलू खलासी अभी तक नहीं हुई उन जाली मुकदमों से। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जो वोट को इज्जत दो का नारा है वो आपने छोड़ दिया। कोई नहीं, हम वोट की इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा हमारा तख्लीक करदा है। मियाँ साहब ने उसके लिए 9 साल जलावतनी काटी है, ठीक। मियाँ साहब ने उस नारे के लिए 2-2.5 साल कैद काटी है। मियाँ साहब ने उस नारे के लिए 200 से ज़्यादा पेशियाँ भुगती हैं। मियाँ साहब आज भी उसी नारे की जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिस दिन वो नारा दफन हो जाएगा ना, उस दिन हम कह देंगे जी कि बस हम सियासत छोड़ देंगे। हमारा जब हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो जब मियाँ साहब अभी आए हैं ना, उन्होंने क्या कहा था अपनी तकरीर में? उन्होंने कहा था मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि ये माजी में जो कुछ होता रहा ये नहीं होना चाहिए, ठीक। आइंदा हम आगे बढ़ें मिलजुल के और इस्लाह अहवाल करें, और वार्निंग दी थी कि अगर वही कुछ होता रहेगा जो पहले होता रहा है तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा, ठीक। दिस इज वोट को इज्जत दो ना, बिल्कुल ठीक है। हम वोट को इज्जत दो के नारे पे पहले से कायम हैं, क्योंकि ये नारा ही हमारा है, हम ही इसके वारिस हैं और हम ही इसी का परचम लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इस नारे का मकसद न किसी इदारे से लड़ाई है, न किसी सियासतदान से लड़ाई है, न किसी जमात से लड़ाई है। इसका मकसद ये है कि सुपरमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आइन की, सुपरमेसी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, सुपरमेसी होनी चाहिए अवाम के नुमाइंदों की, यही नारा है। तो सर जो महंगाई की सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, उसमें पहले भी था कि डॉक्टर साहब आएंगे तो हालात बदल जाएंगे, डॉक्टर साहब आए लेकिन हालात नहीं बदले। अब मियाँ साहब खुद आ गए हैं,
तो कोई प्लान ऐसा है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पर कोई काबू पाने के लिए कोई प्लान लेके आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह। देखें जावेद साहब, मियाँ साहब ने जब पहली मीटिंग हुई है, मंशूर का भी फैसला हुआ है, तो उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कही है कि हमें रियलिस्टिकली सोच के आवाम के साथ वो वादे करने हैं जो हम पूरे कर सकें। ओके। हमने कोई झूठा वादा नहीं करना, कोई खलाई और फ़ज़ाई कले नहीं बनाने, ठीक है। कोई ख्वाब नहीं दिखाने। ठीक। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि आवाम को इन मुश्किलात से निकालें, और हम इस हवाले से आवाम को बताना चाहते हैं कि 15 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है इस पाकिस्तान की। ठीक। 9 साल हमारी हुकूमत है नून की। ठीक। 4 साल खान साहब की हुकूमत है, मार्शल लॉ भी हैं। आप बताएं, इनसे भी पूछें 4 साल वालों से कि तुम कोई 1 या 2 काम बता दो। ठीक। और जो 15 साल हुकूमत कर गए हैं और आज कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड और ये वो बातें और लाडले, वो बता दें कि उन्होंने क्या किया है। दो या 3 चीज़ें गिनवा दें। ठीक। मुझे तो अभी पूछेंगे जावेद साहब तो मैं 20 चीज़ें आपको गिनवा दूंगा। बड़ा अहम सवाल है जी, बड़ा अहम नुक्ता है कि जो हमारे काम है वो भी आपके सामने है और जो बाकी जमातों के काम है वो भी अवाम के सामने है। देखना ये है कि इलेक्शन में अवाम किसको वोट देते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।